हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 4 की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है। आज ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 होगा। इसी तरीके से आपको 8 से 10 क्लासेस जो है पेपर नंबर 4 के लिए मिलेगी। तो आपको बस छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि क्लासेस जैसे ही आएगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओगे। देखिए, आपको हर क्लासेस की तरह मैं यहां पर बताऊं तो जिस तरीके से मैंने आपको पेपर 3 में क्लासेस करवाया था, ठीक उसी प्रकार से पेपर 4 की भी क्लासेस होगी। और यहां पर हर क्लासेस में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताएंगे। इसके साथ साथ जो मैं आपको फैक्ट्स नोट कराने वाला हूं, वो फैक्ट्स आप नोट करके निश्चित ही उसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। विशेष एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हर क्लासेस में, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बस आप लोग क्या करिए, फटाफट से लिंक को कॉपी कीजिए, अपने सभी दोस्तों को आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं अभी आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहला क्या पूछा जाता है आपसे, तो पेपर में जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है, और जिसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर 1 अंक मैंने लिखा है, लेकिन आपके पेपर में जो है प्रत्येक क्वेश्चंस 2 अंक के होते हैं, यानी कि 20 मार्क का ये क्वेश्चंस होता है। इसके लिए आपको सबसे पहला क्वेश्चंस आज जो देखना है वह क्या कहता है। देखिए, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय अफीम युद्ध के समय चीन का सम्राट कौन था। बात यहां पर किसकी हो रही है, द्वितीय अफीम युद्ध की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से एक न एक क्वेश्चन निश्चित आपके पेपर में आएगा। तो द्वितीय अफीम युद्ध के समय जो चीन का सम्राट था वह कौन था, तो चीन का सम्राट इस समय हसियन फैंग था। और देखिए, कभी कभी आपके पेपर में ऑप्शन में हसियन फैंग ना दे करके जियान फैंग दे देगा। क्या दे देगा, जियान फैंग। तो आपको क्या करना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जियान फैंग को वहां पर आंसर कर देना है, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की। तो यदि मैं बात करूं द्वितीय अफीम युद्ध की, तो आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि द्वितीय अफीम युद्ध जो है यह कब से शुरू होता है। तो द्वितीय अफीम युद्ध की डेट आपको याद रखना है। द्वितीय अफीम युद्ध जो है यह शुरुआत कब होता है, 1856 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। डेट क्या थी, तो 23 अक्टूबर। डेट क्या थी, 23 अक्टूबर 1856 से शुरुआत होती है। फिर मैं यदि बात करूं कि यह कब तक चलता है, तो आपको याद रखना है 18 अक्टूबर 1860 तक। कब तक चलता है, 18 अक्टूबर 1860 तक। यानी कि याद रखना, डेट क्या याद रखोगे, तो डेट यहां पर याद रखना है, शुरुआत कब से होती है, तो 23 अक्टूबर 1856 से शुरुआत होती है और 18 अक्टूबर 1860 तक यह युद्ध चलता है। यदि मैं बात करूं द्वितीय अफीम युद्ध की, तो इस युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है। वह किस नाम से जाना जाता है, तो तीर युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, तीर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, द्वितीय आंग्ल चीन युद्ध। किस नाम से जाना जाता है, द्वितीय आंग्ल चीन युद्ध के नाम से ही इस युद्ध को जाना जाता है। विशेष बात करेंगे, देखिए यह युद्ध किसके और किसके बीच लड़ा जाता है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि ब्रिटिश और चीन के बीच लड़ा जाता है, ठीक है। ब्रिटिश शासक और चीन के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें चीन की बुरी तरह पराजय हो जाती है। चीन क्या होता है, इसमें हार जाता है। यदि मैं बात करूं इस युद्ध की समाप्ति जो है किस संधि के साथ होती है, तो ऐसा कौन सा संधि है जिसके साथ ही इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है, आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं, टिंटसीन संधि। कौन सी संधि, टिंटसीन संधि, जिसके बाद जो है क्या होती है, इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पहला नंबर क्वेश्चन से है, आप सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। विशेष चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। देखिएगा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी है, और ये भी क्वेश्चंस 2015 में ही पूछा गया है। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, ताइपिंग विद्रोह की शुरुआत चीन के किस प्रांत में हुई थी। सबसे पहला चीज तो यहां पर देखिए आपको कितना ज्यादा घुमाया गया क्वेश्चंस को, कि टाइपिंग विद्रोह जो है, वैसे कहें तो इसकी शुरुआत कहां, तो इसकी शुरुआत दक्षिण चीन में होती है। कहां पर होती है, दक्षिण चीन में। लेकिन देखिए कितना अंदर से ऑप्शंस को लिया गया है। दक्षिण चीन के किस क्षेत्र से होता है, तो आपको याद रखना है हुनान से। कहां से होता है, हुनान से। आगे बात करेंगे यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। तो क्या कहते हैं, ताइपिंग विद्रोह की अगर बात कर ली जाए, तो ताइपिंग विद्रोह की शुरुआत कब से होती है, तो देखिए ताइपिंग विद्रोह जो है यह दिसंबर 1850 में शुरुआत होता है। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, 1851
ईस्वी। तो देखिए क्योंकि दिसंबर महीने में इसकी शुरुआत होती है इसलिए कहीं कहीं आपको डेट बताया जाएगा 1851 ईस्वी, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट जो है यह दिसंबर 1850 है। ठीक है, 1850 से शुरुआत होती है और 1864 तक जो है यह विद्रोह चलती है। चलिए विशेष बात करेंगे, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस विद्रोह का प्रवर्तक कौन है, ठीक है, देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको जरूर याद रखिएगा। इस विद्रोह का प्रवर्तक के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है होंग सिकुआन। क्या याद रखेंगे? होंग सिकुआन जो थे, होंग सिकुआन, नोट करिएगा, होंग सिकुआन इस विद्रोह के प्रवर्तक थे। इसका उद्देश्य देखिए यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उद्देश्य था चीन को मुक्त कराना। किसको मुक्त कराना? चीन को मुक्त कराना किस विद्रोह का उद्देश्य था? तो आपको याद रखना है ताइपिंग विद्रोह का। किसका? चीन को मुक्त कराना किसका उद्देश्य था? तो ताइपिंग विद्रोह का। आगे बात करेंगे, अगला नंबर क्वेश्चंस देखिएगा तो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस जो है सी नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि चीन का पहला अस्थाई रेल मार्ग कब आरंभ हुआ। ये स्टार लगाइए, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और देखिए चीन का पहला अस्थाई रेल मार्ग जो है यह कब से शुरुआत होती है? तो 1881 ईस्वी से शुरुआत होती है। यदि मैं बात करूं, देखिए यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं कि यह जो रेलवे लाइन है यह कहां से कहां तक थी। तो देखिए वैसे तो चाइनीज नाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको याद रखना है तांगगान। क्या याद रखना है? यह शुरुआत कहां से होता है? तांगगान से शुरुआत होता है। और यह कहां से कहां तक? तो तांगगान से लेकर के क्या कहते हैं जुंगे जुआंग तक। कहां तक? जुंगे जुआंग। याद रखिएगा, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है क्योंकि चाइनीज नाम है। ठीक है, जुंगे जुआंग, नोट करिएगा, जुंगे जुआंग तक ये क्या होता है? तो ये रेलवे लाइन बिछाई जाती है। इस रेलवे लाइन का यदि आपसे नाम पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? तांगसू रेल लाइन। क्या कहोगे? तांगसू रेल लाइन जो है, तांगसू रेल लाइन इस रेलवे लाइन का नाम था। और इसके बाद देखिए इसका किसके द्वारा ये रेलवे लाइन बिछाई जाती है? तो किसके नेतृत्व में? आपको याद रखना है ली होंगजेन। क्या याद रखना है? ली होंगजेन के नेतृत्व में, ली होंगजेन के नेतृत्व में जो है इस रेलवे लाइन को बिछाया जाता है। बाकी बात करेंगे अगले क्वेश्चंस पर। देखिए ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा क्या कहते हैं, कहां से कहां तक ये रेलवे लाइन थी? तो तांगगान से लेकर जुंगे जुआंग तक। और इसके बाद देखिए इस रेलवे लाइन का नाम क्या था? तो तांगसू रेल लाइन। इसके बाद बात करते हैं कि यह किसके द्वारा? तो ली होंग जैन के द्वारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है बक्सर विद्रोहियों ने सबसे पहले चीन के किस प्रांत को अपना निशाना बनाया। तो देखिए बक्सर विद्रोही जो थे यह चीन के किस प्रांत को सबसे पहले अपना निशाना बनाया? तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं सांतुंग को। किसको? सांतुंग को यह सबसे पहले अपना निशाना बनाया। विशेष बात करेंगे अगले क्वेश्चंस पर। देखिए अगला क्वेश्चंस आपका क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चंस आपका कहता है कि युआन सिकाई, ठीक है, क्या कहता है? युआन सिकाई के द्वारा नवीन संविधान कब लागू हुआ। तो युआन सिकाई के द्वारा जो है यह नवीन संविधान कब? तो 1914 ईस्वी में। डेट क्या थी? तो आपसे अगर डेट पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है मार्च 1914 में यह नवीन संविधान लागू किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चंस अगला क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि जापान का सबसे विशाल द्वीप कौन सा है। तो जापान का सबसे विशाल द्वीप यदि मैं पूछूं तो यहां पर हो जाएगा क्या? तो यहां पर हो जाएगा होन्सू। क्या हो जाएगा? होन्सू जो है यह क्या है? तो जापान का सबसे विशाल द्वीप है। और देखिए यह विश्व का कितने नंबर का द्वीप है? तो आपको याद रखना है यह विश्व में 7वें नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? विश्व में सबसे बड़ा 7वें नंबर का द्वीप है यह। यदि मैं बात करूं कि इसकी क्या कहते हैं लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? इसका लेंथ जो है मेरे भाई, यह लेंथ जो है यह 1300 किलोमीटर है। और देखिए यदि मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आप क्षेत्रफल को जरूर ध्यान रखोगे कि जापान के सबसे विशाल द्वीप होन्सू का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको याद रखना है 2,27,960 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। ये इतने क्षेत्रफल का क्या है? तो क्या कहते हैं द्वीप है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब होती है। तो बैंक ऑफ जापान, याद रखिएगा, बैंक ऑफ जापान जो है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1882 ईस्वी में होती है। कितने ईस्वी में होती है? और देखिए यहां पर डेट में कभी कभी कंफ्यूजन, कहीं कहीं इसकी डेट जो है 10 अक्टूबर बताया गया है। कितना बताया गया है? 10 अक्टूबर 1882। और कहीं कहीं जो है इसका डेट 27 जून बताया गया है। तो जो ऑप्शन में मिले आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? तो ऑप्शन को टिक कर सकते हो। दोनों ऑप्शन तो एक साथ पूछे नहीं जा सकते हैं। तो 10 अक्टूबर 1882 कहीं कहीं है और 27 जून 1882 कहीं कहीं है। विशेष बात करेंगे अगले क्वेश्चंस पर। देखिएगा तो आपका एच नंबर क्वेश्चंस कहता है यहां पर कि जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य का अंग
कब बनाया? तो सिंपली आपको याद रखना है, जापान ने कोरिया को जो है अपने साम्राज्य का अंग कब बनाता है? तो क्या कहते हैं 1895 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1895 ईस्वी में जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य का क्या बनाया था? तो अंग बनाया था। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चन है द्वितीय जापान, ठीक है, द्वितीय चीन जापान युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो द्वितीय चीन जापान युद्ध की जो शुरुआत है यह कब होता है? तो सिंपली आपको याद रखना है 1900 कितना ईस्वी में? तो 37 ईस्वी में। और देखिए यह जो युद्ध है कब से कब तक चलता है? तो 1937 से लेकर 1945 तक। कितना तक चलता है? 1945 तक चलता है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि जापान किस वर्ष राष्ट्र संघ से अलग हो गया? तो जापान जो है यह 1933 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1933 ईस्वी में। डेट क्या थी? तो 25 मार्च 1933 ईस्वी को जो है यह किससे अलग हो गया? तो राष्ट्र संघ से अलग हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में निश्चित छपेगा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए क्वेश्चन 2016 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या? द्वितीय अफीम युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। तो सबसे पहला तो आप क्या करना है यहां पर, तो द्वितीय अफीम युद्ध का आपको परिचय देना है। तो द्वितीय अफीम युद्ध जो है प्रथम क्या कहते हैं अफीम युद्ध के 14 साल के बाद होता है। कितने साल के बाद होता है? चलिए आप कमेंट करके हमको बताना कि प्रथम अफीम युद्ध जो है यह कब होता है। तो प्रथम अफीम युद्ध के 14 साल के बाद द्वितीय अफीम युद्ध जो है 1856 में शुरुआत होती है। इस युद्ध में क्या होता है? तो चीन की करारी हार हो जाती है, यानी कि चीन जो है इस युद्ध में हार जाता है, जिसके कारण चीन की बची खुची जो भी ताकत थी वो भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। आगे देखिए आपको लिखना है कि द्वितीय अफीम युद्ध, ठीक है, द्वितीय अफीम युद्ध में चीन की करारी हार के कारण जो है चीन के दरवाजे अमेरिका एवं अन्य यूरोपीय महाशक्तियों के लिए क्या होता है? तो पूरी तरीके से खुल जाता है। इसके बाद चीन में विदेशी शक्तियों का क्या होता है? तो जमावड़ा आरंभ हो जाता है। चीन में विदेशी शक्तियां अपना क्या करते हैं? तो आधिपत्य कायम करना शुरू कर देते हैं और लूट खसोट के दौरान क्या होती है? तो लूट खसोट का दौर यहां पर आरंभ हो जाता है, जिसके कारण चीन की हालत दिन प्रतिदिन क्या होती चली जाती है? तो दयनीय, क्योंकि स्वाभाविक बात है किसी को अगर लूटा जाए तो वो खोखला होगा ही। तो क्या होता है? चीन की स्थिति और दिनानुदिन दयनीय होती जाती है। आगे देखिए कारण क्या है द्वितीय अफीम युद्ध का? कारण मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर देखिए कारण को आपको कैसे लिखना है। सबसे पहला संधियों की पुनरावृत्ति का जश्न। संधियों की पुनरावृत्ति के जश्न में हमको क्या लिखना है? तो देखिए प्रथम अफीम युद्ध के बाद की गई संधियों के कारण चीन की स्थिति बदतर हो चुकी थी, क्योंकि प्रथम अफीम युद्ध में भी इसकी स्थिति काफी, प्रथम अफीम युद्ध के कारण ही जो है चीन की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय हो चुकी थी। ऐसे में विदेश शक्तियां, ठीक है, विदेशी शक्तियां आने वाले वर्षों में इन संधियों की पुनरावृत्ति की मांग की जाने लगी। ये मांग चीन असहाय थी। चीन के द्वारा संधियों की पुनरावृत्ति से इनकार करना क्या कहते हैं? हालत को द्वितीय अफीम युद्ध की ओर अग्रसर करने में मदद मिलेगी। आगे देखिए अगला जो है, अगला पॉइंट आपको लिखना है कि सीमा शुल्क संबंधी मामलों में चीन का अधिकार विहीन होना। इस तरीके से आपको क्या करने हैं? तो सारे पॉइंट्स को यहां पर जिस तरीके से मैंने बनाया आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। विशेष यदि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस ये है, ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे देखेंगे अगला जो है, अगला कारण जो है क्या है? तो अगला कारण है राज्य क्षेत्रातील अधिकार संबंधी व्यवस्था का अतिक्रमण। ठीक है, इस तरीके से एक बहुत ही छोटा सा सटीक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है। आगे देखेंगे अगला जो है, अगला कारण क्या है? तो अगला कारण है अफीम युद्ध में अफीम के व्यापार का प्रश्न। देखिए अफीम के व्यापार का प्रश्न जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इस युद्ध का। आगे देखेंगे अगला जो है, अगला तात्कालिक कारण है। अगला तात्कालिक कारण में आपको क्या लिखना है? तो इस तरीके से देखिए जो कि मैंने यहां पर पॉइंट नोट डाउन किया है। द्वितीय अफीम युद्ध की शुरुआत में तात्कालिक कारण के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 अक्टूबर 1856 ईस्वी में चीनी अधिकारियों ने एक विदेशी समुद्री जहाज में छापा मारकर समुद्री लूट के आरोप में 12 विदेशी नागरिकों को क्या कर लिया? तो गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश दूत ने इस विदेशी नागरिकों की मांग को 22 अक्टूबर 1850 को चीन के इस विदेशी नागरिकों को रिहा कर दिया, लेकिन इस बंदियों को रिहा करने के लिए चीन का कोई उच्च अधिकारी नहीं आया और न चीन ने उसको गिरफ्तार करने की कोई क्षमा याचना की। ठीक है, इसके बाद देखिए यह बात ब्रिटेन को, किसको? यह बात जो है, यह बात ब्रिटेन को क्या होता है? तो नव जागरण, ठीक है, ब्रिटेन को क्या होता है? तो नागवार गुजारा और उनके कैप्टन पर आक्रमण का अधिकार कर लिया। फ्रांस ने भी इस आक्रमण में ब्रिटेन का साथ दिया, क्योंकि एक फ्रांसीसी धर्म प्रचारक की हत्या चीन में कर दी गई थी। फ्रांस ने भी क्या किया? तो फ्रांस ने भी तिनसिन पर कब्जा कर लिया। अंत में विवश होकर चीन को युद्ध रोकने के लिए विदेशी राष्ट्रों के साथ संधि करनी पड़ी गई।
ठीक है, आगे देखेंगे इस संधि को क्या कहा जाता है। तो इस संधि को तिनसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। जो ये संधि किसके बीच, तो युद्ध रोकने के लिए जो संधि की गई चीन के द्वारा। आगे देखिए यहाँ पर आगे जो है अफीम युद्ध का परिणाम क्या है। तो अफीम युद्ध का परिणाम कुछ इस प्रकार से निकल कर आया। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेने हैं। तो आप जब इस तरीके से पेपर में आंसर राइटिंग करते हो तो आपको निश्चित ही आपको 100% मार्क मिलेंगे ही, क्योंकि देखिए इस तरीके का आंसर राइटिंग बहुत ही कम स्टूडेंट के पेपर में होता है। जैसे ही आपकी कॉपी चेकिंग होगी तो आपका जो है आंसर राइटिंग यूनिक पाया जाएगा और आपको बेहतर अंक दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।